मैं अपने गोकर्ण भाई जहाँ के रहने वाले हैं, वो आप टीपू सुल्तान के उस क्षेत्र में रहते थे जो आज खतरे में है। टीपू सुल्तान के आपका गांव उस पॉलिसी को एडॉप्ट करके आज भी जी रहा है। वो महाबलेश्वर का मंदिर जिसको टीपू सुल्तान ने ग्रांट दिया था, आज भी वो उस रवायत को बचाए हुए है, चल रहा है, उस जगह से है। और चूंकि फौजी जिसे मैं या सैनिक उस अखबार को मानता हूं कि आप ही का अखबार पहला अखबार था, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ही ये हक जाता है कि उर्दू जर्नलिज्म पर आप बात करें। वक्त हमारे पास 10-10 मिनट अपने मुअज़्ज़िज़ हज़रात के हैं, फिर मैं डायस खोलूं। जी शुक्रिया। आरिफ भाई धन्यवाद जो है। और जैसा कि आपने कहा, मैं एकदम से नर्वस हो गया गुरुजी के आगे बोलते हुए, तो अभी जाता हूँ जो है, मैं उस गांव को बिलोंग करता हूँ जो गोकर्ण कहलाता है। और गोकर्ण के साथ एक अजीब बात यह है कि वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान का इलाका है। और वहाँ आज भी शाम के वक्त जो भगवान महाबलेश्वर का मंदिर है, वहाँ शाम को सलाम पेश किया जाता है। नगाड़े पे जो है ड्रम बजता है और शहनाई तुत्तुरी पर जो बजता है, वो मतलब अभी वो जो खतरे वाली बात है, वो इस समय जो एक सियासत चल रही है उसके तहत एक गहरे संकट में है। लेकिन मैंने अपना बनारस छोड़ के आजकल गोकर्ण घर सिर्फ इसीलिए बना रखा है कि वो रवायत, वो जो परंपरा है, वो आज जिस तरह चल रही है वो जिंदा रहे, कायम रहे। उस शहनाई पर जो बजता है वो शाम को, मुझे नहीं समझ आता था कि क्या बजता है। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि सलाम बजता है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब आप सोचिए कि ये उस गांव के लोग, उस गांव की परंपराएं, उस गांव के लोग कैसे होंगे जहाँ ये सारी चीजें जिंदा है आज भी। और एक जो हमारा शहर है, जो यहाँ पे इतनी ज्यादा तादाद में हम सब होने के बावजूद जो हमारी जो पत्रकारिता उर्दू की है वो खतरे में। जैसा कि आरिफ भाई ने बताया कि तमाम अखबार निकले इस शहर से, भारत से। दिल्ली से ब्लेड्स निकलता था जिस जमाने में गुरुवर जो है उसके साक्षी की हिंदी से लेकर उर्दू तक जिस सब्जेक्ट पर उसने लीड खबर छप जाए, साप्ताहिक अखबार हुआ करता है, जिस खबर पे लीड छप जाए अगले हफ्ते जब भी संसद का सत्र चलता तो बहस होती थी और बाकायदे उस पर चर्चा होती थी। आज उस उर्दू ब्लेड का कोई नामो निशानी, हिंदी ब्लेड भी खत्म हो गया, उर्दू ब्लेड भी खत्म हो गया। कौमी मोर्चा जिस अखबार के बारे में आपने चर्चा की, कौमी मोर्चा में उस जमाने की बात ही अलग थी। उस दौरान कोई लिपि ऐसा नहीं था, कातिब होते थे, कातिब लिखा करते थे और कातिब उसकी जो स्टेंसिल काटते थे और उसके बाद ब्लॉक बनता था, उसके बाद छपाई होती थी। और आज जो तमाम कंप्यूटर्स पे उर्दू लिपि आ गई है, कीबोर्ड्स पे आ गए हैं, तमाम सारी चीजें होने के बावजूद आज शायद उर्दू खतरे में इसलिए है, या जो पत्रकारिता है वो खतरे में शायद इसलिए है, संकट, खतरा तो नहीं कह सकता, संकट में है, वो इसलिए है गर्दिश में क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू पढ़ना, उर्दू को समझना, उर्दू बतियाना, वो थोड़ा सा लोग अपने उसको तौहीनी समझते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हमारा बच्चा जो है 88-89 नहीं समझता, 69 और 79 के बीच का फर्क नहीं समझता, 69-79 को समझता है लेकिन वो चीज नहीं समझता। तो उसी तरह से उर्दू को पढ़ना, उसको बोलना, उसके बारे में बात करना, लोग शायद मतलब उस जमात से लेके जमात के बाहर तक शायद लोग अपनी तौहीनी समझ रहे हैं और इस वजह से दिक्कत है। कौमी मोर्चा जिस अखबार की बात इन्होंने की, जब हम 82-83 में पढ़ते भी थे बीचू में और आज अखबार में पत्रकारिता करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, उस समय सूचना तंत्र बहुत कमजोर हुआ करता था, मोबाइल फोन नहीं थे, कोई ऐसा टीवी नहीं हुआ करता था, एक लैंडलाइन का सहारा था जिसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। उन सूचनाओं के आदान प्रदान के बीच में जो हमारे जो कौमी मोर्चा के पास जो सूचनाएं होती थी, इतनी बेहतरीन, इतनी पुष्ट और इतनी असरदार खबरें हुआ करती थी कि सारे हिंदी अखबार उस दौरान, जो आज अखबार इस शहर का सबसे बड़ा अखबार था, दैनिक जागरण उस समय नया नया आया था, अमर उजाला हिंदुस्तान जैसी कोई अखबार हुआ ही नहीं करता, जनवार्ता अखबार जरूर निकला करता था, गांधी होता था, सन्मान हुआ करता था, जयदेश हुआ करता था। इन अखबारों का जो सूचना तंत्र है वो कौमी मोर्चा पर डिपेंड करता था। इस काशी पत्रकार संघ के जिस भवन में हम बैठे हैं, यहाँ कासिम साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखिए तमाम ये शहर कैसा, बनारसी जो हिंदुवादी संस्कृति और सभ्यता का शहर, जहाँ तमाम हिंदी अखबारों में काम करने वाले लोग मतलब हिंदू, लेकिन इस संस्था का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो कासिम साहब हुआ करते थे।
उर्दू ब्लिट्स के जो संवाद जो यहाँ के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे वो काजिम रिजवी साहब, उनकी पत्रकारिता का इतना तेवर था, इतनी धाक थी कि यहाँ से दिल्ली तक के उनके एक टेलीफोन पर एक इस पर जो है सारे असरात होते थे, सारी खबरों पर जो है काम होता था। जिस वक्त मैं पढ़ता था और पत्रकारिता में काम करता था उस दौरान कौमी मोर्चा इस शहर के बड़े अखबारों में था और उनमें एक जो उर्दू के जो जानने वाले जो थे मुस्लिम रिपोर्टर्स हमारे भाई वो तो थे ही, एक कन्हैया त्रिपाठी भी हुआ करते थे उस दौरान। और वो कन्हैया त्रिपाठी से एक दिन मैंने पूछा कि कन्हैया कैसे आप वहाँ कैसे लिखते हैं, खबरें कैसे लिखते हैं? बोले हिंदी में लिखता हूँ। मैंने कहा हिंदी में लिखते हैं फिर कैसे? तो बोले हम लिखते हैं, वहाँ कातिब उसको उर्दू में उसी लिपि में उतार देते हैं और जुबान चूंकि इस तरह से इनके साथ रहते बतियाते करते मेरी इस तरह से हो चुकी है कि मैं जो शब्द लिखता हूँ उर्दू में लिखता हूँ, उसको उसी तरह से नुक्ता वगैरह लगा के वो लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कन्हैया त्रिपाठी बेशक बिरादरी से बरहमन थे लेकिन उनकी जो जुबान थी वो पूरी तरह से उर्दू थी और जिस पेशे में जिस अखबार में जिस भाषा में काम करते थे वो उसी के लिए एकदम डेडिकेटेड, जरा से भी उनके अंदर कोई वो नहीं था। मेरा ये मानना रहा है हमेशा से मजहब, भाषा और जो संस्कृति है वो किसी की बपौती नहीं, किसी की जो है जागीर नहीं है। ये हमारा नितांत निजी मसला है कि हम किसको अडॉप्ट करते हैं, किस पर चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उर्दू हमें सीखना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो एक भाषा है वो एक जिसमें एक कहते हैं ना कि एक बहुत रेशमी एहसास है, उसको आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप उसको बोल सकते हैं? हमें जब कभी संकट में मैं पड़ जाता था अपने अखबारों में लिखने के लिए तो हमारे बच्चों के नाना बैठे हुए हैं अपने जो है उनसे मैं बात करता था, उनसे शब्दों का वो पूछता था जो है कि जो है मुझे शब्द फंस गया है तो मैं क्या करूं, तो वो मुझे टेलीफोन में बताया करते थे कि यार ये शब्द ऐसे नहीं है, उसमें ऐसे लगाओगे तो ऐसे बनेगा। तो जब कभी मशवरे की जरूरत पड़ी मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा और उन्होंने बताया मुझे। तो एक संस्कारों की बात होती है, हमें उससे विरत नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उस जमाने की बात एक अलग है कि उस समय पाठक बहुत हुआ करते थे। अब वो शायद पार्टीशन के तुरंत बाद का वक्त था, बहुत 25-30 साल हुए थे, कोई बहुत ऐसा दौर नहीं था। लेकिन ये जो पूरा मालवी मार्केट इलाका है पूरा उर्दू अखबार पढ़ा करता था, सारे दुकानों पे उर्दू। मतलब शाम को गांडी जरूर पढ़ते थे लेकिन दिन के वक्त में जो उनके पास अखबार आता था वो सब उर्दू अखबार पढ़ा करते, जाने कहाँ से मंगाते थे। उनकी चिट्ठी पत्री जो होती थी वो सिंधी और पंजाबी जो कौम है वो पूरी तरह से उर्दू लिखा करती थी। तमाम जो बनारसी साड़ी के व्यवसायी थे, गुजराती थे, अग्रवाल इस मोहल्ले में, उनके जो चिट्ठी पत्री होती थी, उनके जो हिसाब किताब लिखे जाते थे वो उर्दू में लिखे जाते थे, इसलिए कि जो बुनकर है वो उसको समझाने में आसानी होगी, उसके हिसाब किताब में ईमानदारी जो वो ईमान है वो बताते उसको बताने में दिक्कत न हो, उसके लिए वो किया जाता था। हर घर में कोई न कोई एक बच्चा उर्दू जो है वो जानकार होता, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो। लेकिन आज क्या हम मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, गुलगड्डा या सरैया के मकानों में किसी से पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे में किसी को अलिफ बे आता है? शायद मेरा ख्याल है दिक्कत है, संकट है। तो दिक्कत जहाँ है उसके इलाज की जरूरत है, उसके मरहम पट्टी की जरूरत है। और ये अगर हम घर से शुरुआत करेंगे तो बाकी बाहर तो फैल ही जाएगा। जो पत्रकारिता की बात की जो जिस तेवर की जो कल बीते हुए कल की बात करें, इतना तेवर था कि एक जमाने में यहाँ डीएम हुआ करते थे RS टोलिया। तो टोलिया साहब ने एक दिन बुलाया और बुला के कहा कि यार तुम्हारे अखबार में बहुत मतलब जो है ऐसी खबरें नहीं हुआ करती। मैंने पूछा कैसे? आज हम पब्लिक कनेक्ट करने वाली खबरों के लिए बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में टोलिया साहब ने मुझसे कहा कि जब तक आप पब्लिक से कनेक्ट नहीं होगे, आप पीपल जर्नलिज्म नहीं करोगे तो उसके साथ आप रीडर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पीपल जर्नलिज्म के लिए मैंने मुझे क्या करना चाहिए? बोले कौमी मोर्चा पढ़ते हो? मैंने कहा मुझे उर्दू आती नहीं, मैं कहाँ से पढ़ूंगा। बोले पढ़ो। तो मैंने कहा कैसे पढ़ूं? बोले किसी तरह से पढ़ो, समझो उसको। तो मैंने पूछा क्या? वो बोले मोहल्ले टोले की खबरें, यहाँ नल बह रहा है, वहाँ टोटी नहीं है, यहाँ बत्ती नहीं जल रही है, आलोक विभाग ध्यान दे, नगर निगम ध्यान दे। और छोटी छोटी खबरों से लेकर जो मोहल्ले टोले की लेके बिरादरी से लेके तंजीमों से लेके तमाम तरह की जो खबरें हुआ करती थी वो सारी खबरें उस अखबार में छपा करती थी। तब उन्होंने बताया कि सभा सूचना से लेकर बड़े खबरों तक, ये पॉलिटिकल खबरों बोले वो तुम आज अखबार में हो तो उस दौरान का शहर का बड़ा अखबार था, बोले उसमें बड़ी बड़ी खबरें छाप देते हो, ये है वो है, लेकिन मोहल्ले टोले की खबरें कहाँ हैं कि फला ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है।
या उस पब्लिक से कनेक्ट करने वाली खबरें कहाँ है। तो पब्लिक से कनेक्ट करने वाली खबरों का जो एक ककहरा है, वो जब तक हम इस पत्रकारिता को सिखाएंगे नहीं, उर्दू पत्रकारिता को, हिंदी पत्रकारिता, सारी लोगों के साथ है ये, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ उर्दू के साथ। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं उर्दू पत्रकारिता कल और आज, तो बीते हुए कल को हम देखें, आज तो हमारी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कल के इसमें उम्मीद पालें। और हमें लगता है कि हमें इस बारे में वो कुछ करना चाहिए, कोशिश प्रयास करना चाहिए। जितने रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, या जो लोग भी हैं, उसको जिंदा रखने का प्रयास करें कि पत्रकारिता जो उर्दू है वो किसी तरह से कायम रहे। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो आज अमरुद्दौला में हमारे साथ रहा करते थे, हिंदुस्तान अखबार में। असद कमाल अली तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन जो पत्रकारिता से जुड़े जो इस समय यंगस्टर जो जनरेशन है, वो जो काम कर रहे हैं, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इस पत्रकारिता के बारे में कैसे करें। एक दफा अभी जब इनकलाब खरीद लिया जागरण ने, जब यहाँ बनारस एडिशन निकालना शुरू किया, तो एक सलमान खान हमारे रिपोर्टर हुआ करते थे, मदनपुर में रहते थे, तो हर खबरों के लिए मुझसे आके बात करते थे। तो उसके बाद भर्ती आने के बाद वो करते थे। लेकिन एक दिन आए, बहुत नाराज हुए, बोले कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब कंपनी में एक ही रिपोर्टर कैसे हो। तो मुझे यहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि उसको बात करो, उसको रोको किसी तरह से, तुम्हारी तो मुसलमानों के पीछे बहुत गहरी पैठ है, तुम बतिया लो। मैंने कहा पैठ वैठ वाली बात नहीं, उससे मेरा कनेक्शन है, उससे साथ मैं बात करूंगा। तो उसने बताया कि देखिए, खबरें तो हम जो देते हैं, वो हम जो देते हैं अपने जिस इसकी बात करते हैं, वो खबर आपका अखबार छापता नहीं, वो चाहता नहीं कि इस तरह की चीजें मतलब वो। तो वो एक जो घराना है ना, वो जो बड़े घरानों ने खरीद लिया हमें, जो मीडिया को, उन घरानों ने एक एक रंग का कपड़ा पहन लिया है और वो जो चोला धारण कर लिया है, उसके तहत ये सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन असंभव को संभव करना भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि येन केन प्रकारेण हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि उर्दू किस तरह से जिंदा रहे, इसका प्रयास हमें करना है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे जो है ये उर्दू पत्रकारिता जो है अपने इस पर कायम रहे और कैसे वो जिंदा रहे। इसके लिए अब तो पोर्टल्स हैं, सारे बच्चे अपने घरों में पोर्टल चला सकते हैं। सोशल मीडिया का अपना एक अलग तरह की ताकत है, उसके तहत अगर हम कोशिश करेंगे तो उर्दू पत्रकारिता पूरी तरह से एक अपने सशक्त और इसके तहत आगे बढ़ सकती है। मेरा एक मानना है, मैं 1 मिनट और ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं कि एक अंदर से निकली एक आवाज़ है, चाहे वो पत्रकारिता को लेकर हो, चाहे वो उर्दू को लेकर हो, या चाहे वो हमारे गुरुजी का जो सिखाया हुआ संभाव है, सर्वधर्म संभाव का, उसके तहत। तो वो एक ये है कि हमें समझाया ना करो कि चाहत हो चुकी है हमको, हमें समझाया ना करो कि चाहत हो चुकी है हमको, मोहब्बत मशवरा होती तो तुमसे पूछ के करते, मोहब्बत मशवरा होती तो तुमसे पूछ के करते, छोड़ो ये बात कि जख्म कहाँ से मिले मुझको, जिंदगी बस इतना बता कि सफर कितना बाकी।